तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर पूरा स्टडी करके देखा था और उसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली थी। अब सेमीकंडक्टर्स के अंदर इनकी इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग कैसी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है, फिर उनके ऊपर कुछ अलग अलग डेफिनेशन है जो कि सारी होंगी बेसिक ही। और ये सारी डेफिनेशन क्योंकि आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो आपको बहुत सारी टर्म्स ऐसी भी लगेंगी कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें डेफिनेशन आपस में लिंक हैं। तो पहले तो सबसे पहले समझते हैं, और दूसरी चीज़ ये थोड़ा बेसिक भी है यहाँ पे। मोस्टली स्टूडेंट जो आप लोगों में से हैं उनको बहुत सारी बेसिक चीज़ें आज की क्लास की पता भी होंगी और थोड़ी बहुत अलग भी होंगी। तो देखते हैं सबसे पहले कि सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी होती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, वी नो दैट द लास्ट ऑर्बिट ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज एम्प्टी। तो यहाँ लास्ट ऑर्बिट का मतलब है कंडक्शन बैंड, वो जो है वो एम्प्टी है। अच्छा, जो बैलेंस सेल है, जो बैलेंस सेल होती है जो मतलब लास्ट वाली ऑर्बिट में एक तरह से इलेक्ट्रॉन, तो ये कंफ्यूज कर रही है। ये लाइन मैंने बाद में पढ़ के देखी थी। इस लास्ट ऑर्बिट की जगह आप ऐसे मेंशन कर सकते हो कि कंडक्शन बैंड जो सेमीकंडक्टर्स की है वो एम्प्टी है। अब देखते हैं जो इसकी बैलेंस ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा कि जो कार्बन है उसके भी लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा एक सब्जेक्ट पूरा डेवलप हो पाया, जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसी तरह से सेमीकंडक्टर्स के अंदर इसकी भी लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। और इसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टी है जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी, कि जो बैलेंस मतलब बैलेंस ऑर्बिट है और जो कंडक्शन ऑर्बिट है उसके बीच का फॉरबिडन गैप जो है वो और दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ये फॉरबिडन गैप काफ़ी कम होता है। इस वजह से, इस स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से ये पूरा जो ब्रांच है हमारा सेमीकंडक्टर का वो बना है, और हमारी लाइफ में इसके बहुत सारे यूज़ भी हैं। तो देख सकते हैं कार्बन की भी लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, सिलिकॉन की में भी हैं, जर्मेनियम के भी में हैं। लेकिन कार्बन एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है, लेकिन सिलिकॉन और जर्मोनियम जर्मेनियम एक अलग उसमें आ जाते हैं। तो देखते हैं आगे। अब इसके पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये है कि ये इनकम्प्लीट है एक तरह से, क्योंकि स्टेबल होने के लिए, मतलब आर्गन जैसे नियॉन हीलियम स्टेबल होने के लिए इनकी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इनके पास हैं कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये क्या कर सकते हैं कि कैन एकोमोडेट मोर इन, और इसमें आ सकते हैं। ऑब्वियसली ये एटम, अभी एटम क्या है, अभी अनस्टेबल है। और अपने आप को स्टेबल करने के लिए अगर हम केमिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक क्लासेस को अगर देखें, तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये अपने नेबरिंग एटम्स के साथ में बॉन्ड बनाएगा। अब इसी बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। तो मेरे ख्याल से ये तीनों लाइनें यहाँ क्लियर हो गई होंगी। अब आगे देखते हैं। अब बॉन्डिंग बनाएगा तो सही, लेकिन अब बॉन्डिंग बनती कैसी है, तो बिल्कुल बेसिक क्लास के हिसाब से कि या तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करे या गेन करे या फिर शेयर करे। तो एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन करना थोड़ा सा मुश्किल है दूसरे एटम्स के कंपेरिजन में, तो ऑब्वियसली ये शेयर करेगा। तो कैसे कि इन सेमीकंडक्टर्स द इंटरएटॉमिक बॉन्डिंग इज रिजल्टेड फ्रॉम शेयरिंग। ईच एटम ऑफ अ सेमीकंडक्टर शेयर्स इट्स 4 इलेक्ट्रॉन। चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स अपने नेबरिंग में जो एटम होंगे इसी के सिलिकॉन के ही जैसे, तो उन्हीं के साथ में ये बॉन्डिंग बना लेगा। अभी मैं फिगर दिखा के भी समझाऊंगा। तो ऑब्वियसली जो शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर यहाँ बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इन दिस प्रोसेस ईच एटम हैज, इस तरह से शेयरिंग करने से क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन सबके पास हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, स्टेबल। अब देखते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि हमें पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इस वजह से, क्योंकि शेयरिंग करने से 4 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से इनके सबके ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वो स्टेबल बन जाएगा। अब आगे देखते हैं कि ये जो नेबरिंग एटम्स के साथ में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बन रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और इनको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं ग्राफ में, अब वो समझते हैं। जैसे कि ये देखिए जर्मेनियम का एग्जांपल है। तो इसकी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। इस जर्मेनियम की भी लास्ट ऑर्बिट में कितने होंगे, 4। तो हमने क्या किया कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के इससे शेयर कर लिया, और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके इससे शेयर कर लिया। ऐसे ही इसका ये वाला, फिर इसी तरह से चौथे जर्मेनियम के साथ में इधर। अब आप देखेंगे तो इस जर्मेनियम जो सेंट्रल वाला है इसकी लास्ट ऑर्बिट में देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से
ये वाला जो जर्मेनियम है, इधर एक और एटम होगा तो उसके साथ में एक शेयर कर लेगा, इधर एक होगा, फिर इधर एक होगा। तो अब देखेंगे तो दो, दो चार, दो छः, दो आठ, इस तरह से ये सारे जर्मेनियम अपने नेबरिंग एटम्स के साथ में इलेक्ट्रॉन्स एक एक शेयर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये जर्मेनियम इस वाले जर्मेनियम के साथ में एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और यही जर्मेनियम एटम दूसरे वाले के साथ में एक और शेयर कर रहा होगा। तो इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करें, क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जर्मेनियम। और क्योंकि एक जर्मेनियम इधर है, तो इसका ये स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, कि बॉन्ड्स के बीच में जब एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले एटम ने शेयर किया है और एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले एटम ने शेयर किया है। तो इस जर्मेनियम का और इस जर्मेनियम का एक लाइन खींच दी, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ऐसे इधर और इसी तरह से इधर। ये तो हो गया जर्मेनियम का। इसी तरह से सेम है बिल्कुल सिलिकॉन का, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाएंगे। तो अब बात करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। हालांकि हमारे इग्नू के सिलेबस के हिसाब से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मतलब एग्जाम में ऑब्वियसली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आगे के टॉपिक्स पता होने चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया भी था कि बिल्कुल ही 12th क्लास के लेवल का जो होगा मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आगे तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारी डेफिनेशन है जो इनसे लिंक होती हैं। तो अब बात करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो कोवलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोवलेंट इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वो एटम्स के अंदर सर्कुलेट मतलब अराउंड मूव करते रहते हैं। द एटम्स आर हेल्ड विद ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और इसी वजह से ये एक बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर देता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जनरली दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड among atoms having 4 valence electrons और with hydrogen as an exception। ठीक है, ये चीज़ें पता है पहले से। द सॉलिड्स हैविंग दिस बॉन्ड उनकी लो कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो लो कंडक्टिविटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। द सॉलिड्स विद दिस बॉन्ड आर हार्ड, जो इनसे बनते हैं वो, और द कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर कंडक्शन इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन का मतलब है कि मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम के नॉर्मल टेम्परेचर पे ये इतने हार्ड होते हैं इनके बॉन्ड नॉर्मल टेम्परेचर पे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकता, मतलब वो लिंक ही रहते हैं। लेकिन जब हम उनको हीट करें या कुछ करें तब ये बॉन्ड टूटते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करता है। वो थोड़ी देर की बात है, अभी बताऊंगा वो चीज़ भी। नेक्स्ट है द 8 इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट बिलोंग टू एनी एटम। ऑब्वियसली मैंने कहा था कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन में किसी इसके नहीं है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इसका है, इस तरह से चल रहा है, बट दे आर रिवॉल्विंग अराउंड एंड आर कॉमन टू ऑल द 5 एटम्स इन द बॉन्ड। ठीक है, 5 एटम्स कैसे, क्योंकि इस एक सिलिकॉन को स्टेबल बनाने के लिए 5 एटम की जरूरत पड़ी है, सिलिकॉन के 5 एटम की जरूरत पड़ी है। चलिए अब आगे देखते हैं कि सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था कि बनता है, एक अरेंज स्ट्रक्चर बनता है। तो इन सेमीकंडक्टर्स द एटम्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली पैटर्न, ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन है इनके बीच में, टू फॉर्म अ सॉलिड स्ट्रक्चर। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि दे हैव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ईच एटम इज सराउंडेड बाई एटम्स बाई इन अ रेपिटेटिव मैनर, मतलब उसी के एटम्स उसी से लिंक रहते हैं। अगर हम यहाँ जर्मेनियम के पढ़ रहे हैं तो ये सारे जर्मेनियम के होंगे, अगर सिलिकॉन का है तो सारे सिलिकॉन के। अच्छा अब आगे दिस इज द रीजन दैट अ पीस ऑफ सेमीकंडक्टर, इन दोनों में से कोई भी, इज कॉल्ड क्रिस्टल। और ये पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, जैसा कि मैंने आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले बताया था कि कार्बन जो है उसकी भी लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इनकी में भी है, टिन जो है उसमें भी है, गैलियम आर्सेनिक जो बनाया गया वो भी। तो यहाँ एक चीज़ इनमें है क्या, मतलब ये कार्बन जो है वो इन सबसे अलग क्यों है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने वहाँ बता दी थी। तो देखिए यहाँ जो कार्बन है उसका फॉरबिडन गैप, अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्या होता है, पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, वो 7 है। और जैसे कि जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, तो देखिए इसका 0.7 है, सिलिकॉन का 1.1, गैलियम आर्सेनिक का 1.2 है। तो एज कम्पेयर टू इन 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 सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में कार्बन जो है वो बहुत उनके बीच में फॉरबिडन गैप है। तो ऑब्वियसली फिर इसीलिए हम लोग सेमीकंडक्टर्स में इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर वगैरह जो भी है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ हमें छोटे से अमाउंट ऑफ एनर्जी देने से ही इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करने लग जाएंगे, और यहाँ हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले बैलेंस सेल से कंडक्शन बैंड में जा पाएगा।
चलिए तो आप देखते हैं इसी टेबल जो अभी मैंने बातें बताई हैं वही सब यहाँ लिखी हुई हैं। एक बार रीडिंग लगाते हैं कि फ्रॉम द टेबल इट इज़ क्लियर दैट सिलिकॉन जर्मेनियम गैलियम आर्सेनाइड कैन easily be used for semiconductors. Carbon in the form of diamond has a very high forwarding gap, hence it is an insulator. और जो टिन है उसके पास सबसे कम है, देखिए ये .1, एंड बिहेव्स एज अ कंडक्टर देयरफॉर ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ सिलिकॉन। हम जैसे कि सिलिकॉन बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह डेली पढ़ते होंगे तो इंडिया में भी मतलब टाटा वगैरह इसके ऊपर काम करने की शुरू कर रहे हैं ताकि मोबाइल फ़ोन वगैरह जो है वो बहुत सस्ती कीमत में मिलना स्टार्ट हो सकते हैं अगर हमारे पास सिलिकॉन भरपूर मात्रा में हो तो। चाइना वगैरह में ये बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए क्योंकि इन डिवाइसेस को बनाने में इन्हीं चीज़ों का ज़्यादातर यूज़ है, सेमीकंडक्टर्स का ही, तो वो लोग सस्ते भी बेच पाते हैं। तो इंडिया के अंदर जो टाटा है उसने शायद कोई कांटेक्ट किया तो है कि कुछ टाइम बाद ये इंडिया में ही प्रोड्यूस होने लग जाएगा। सिलिकॉन नहीं, सिलिकॉन से बने हुए जो मटेरियल्स हैं। अब आगे देखिए, तो टिन हैज़ द लीस्ट गैप हो गया था, देयरफॉर ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ सिलिकॉन वी हैव अ लास्ट, तो इस वजह से जब सिलिकॉन नहीं है हमारे पास तो उसकी जगह फिर हम इसको यूज़ करते हैं। हालांकि ऑब्वियसली यहाँ पे फॉरवर्ड गैप ज़्यादा है 1.2, तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये हमारे पास सब इंस्टीट्यूट जो है सिलिकॉन की वजह से वो ये है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इफ़ेक्ट क्या होता है यहाँ पे। तो नॉर्मल कंडीशन पे मैंने बताया ही आपको ये क्या होते हैं, इंसुलेटर। तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे देखते हैं। एट एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन, या फिर हम कह सकते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जीरो पे क्या होता है कि ये जो एटम्स का जो बैलेंस बैंड है वो कंप्लीट है, देखिए, और ये कंडक्शन बैंड क्या है, अभी एम्प्टी है। तो उस इंसुलेटर के साथ में अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा दूँ करंट फ्लो कराने के लिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन ये अभी किस तरह का बिहेव करेगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड में कोई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो वो करंट पास ही नहीं होगा, आगे जाने ही नहीं देगा, तो हमें यहाँ पे नो करंट मिलेगा। तो इससे पता लग रहा है कि अभी ये क्या है, इंसुलेटर है। चलिए पढ़ लेते हैं कि इन अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, क्योंकि हमारे पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, as the valence electron are tightly bound in through covalent bonding। ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख ली थी कोवलेंट बॉन्ड की, वहाँ अच्छे से देखा था कि कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री अंडर नॉर्मल कंडीशन। इस वजह से यहाँ कोई भी, जब जीरो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम लोग एट एब्सोल्यूट जीरो, तो टाइटली बाउंड है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स हम समझें तो बैलेंस बैंड तो फुल है लेकिन कंडक्शन बैंड क्या है, एम्प्टी है। तो इफ इन दिस स्टेट, यानी कि सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज कनेक्टेड टू सम एक्सटर्नल बैटरी, इस वाले फिगर में बताया गया है, तो नो करंट फ्लोज को, तो कोई भी करंट यहाँ से पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस जगह कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखते हैं कि अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा। तो इफ द टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टल इज रेज्ड अबव एब्सोल्यूट जीरो, तो कुछ कोवलेंट बॉन्ड क्या होंगे, टूट जाएंगे, और टूटने से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फ्री हो जाएंगे, और वो कहाँ चले जाएंगे, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ चले जाएंगे। अब जब मैं इसको किसी बैटरी से मतलब लिंक करूँगा, तो यहाँ से जो भी करंट फ्लो होना होगा वो आराम से करंट फ्लो हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मैं पढ़ाते टाइम पे एरो ऐसे बना रहा हूँ, मतलब कि करंट यहाँ से निकला और इधर आ गया, लेकिन एक्चुअल में करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो करंट देखो, इधर प्लस साइन है इस बैटरी का, और इधर ये नेगेटिव है, तो करंट की डायरेक्शन तो ऐसी ही होगी जो ये रेड कलर के मैंने साइन लगाए हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है इस फिगर में एरो। चलिए कुछ और चीज़ें समझते हैं, फिर उसके बाद में ये रीडिंग लगाएंगे। तो मैं पहले बता देता हूँ ताकि ये फिर आपका रिवाइज हो जाएगा एक तरह से। तो हमने यहाँ देखा था पिछले वाले में कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे बैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली थी। लेकिन अब यहाँ कहना है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा हीट कर दूँ, तो ये फॉरवर्डन गैप क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर में बहुत कम होता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठ के कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ कौन है, कोई भी नहीं, तो उस चीज़ को एक नाम दिया गया होल्स। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से उठ के इधर चले जाएंगे, तो जो जगह यहाँ खाली हो जाएगी उनको उस जगह को हम क्या बोल देंगे, होल्स।
और ये थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ गए हैं तो इलेक्ट्रॉन पे ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ जो होल्स होंगे वो इसको प्लस, उस पर हम चार्ज मानेंगे। तो देखते हैं कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टल इज रेज्ड अबव एब्सोल्यूट जीरो, तो अ फ्यू कोवलेंट बॉन्ड विद इन द क्रिस्टल विल बी ब्रोकन, तो कुछ उसमें से टूट जाएंगे और ड्यू टू थर्मल एनर्जी जो हमने दी है उस वजह से, तो अ फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए। अब एंड दे जंप इन द फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड क्रॉसिंग द फॉरवर्डन गैप, ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। An electron leaving the valence band leaves behind an empty space which can accept an electron, क्योंकि ये जगह खाली होगी तो ये एक होल क्रिएट हो गया, और इस जगह क्या होगा, क्योंकि यहाँ समझने के लिए हमने देख रखा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही बैठे हुए हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ गया ऊपर मान लीजिए, तो अब इसकी पोजीशन को आने के लिए ये इलेक्ट्रॉन अब जैसे इधर आएगा, क्योंकि रैंडमली ये मूवमेंट करते रहते हैं, तो अब ये होल की पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ होल क्रिएट हो गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसकी पोजीशन पे आ गया तो यहाँ होल क्रिएट हो गया। तो ओवरऑल क्या होगा कि मूवमेंट जो होगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की वैसे ही मूवमेंट होगी होल्स की। अब एक चीज़ देखते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है तो अगले पेज पे, पर वहाँ रिपीट करूँगा तो आपको भी अच्छा लगेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मान लीजिए ये होल आपके पास क्रिएट हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन आया इस पोजीशन पे, तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ समझाने के लिए, और इसको ये होल क्रिएट हो गया। तब हुआ क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया आगे की ओर, और देखो पहले क्या था इनिशियली, मैं इसको आई लिख देता हूँ, यहाँ फाइनल लिख देता हूँ। इनिशियली ये क्या था, होल था, और ये क्या था, इलेक्ट्रॉन था। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो हुआ क्या है कि होल की डायरेक्शन नीचे की ओर हो गई। ये देखो पहले इनिशियली होल यहाँ था, और फाइनल स्टेज में हमारा जो होल है वो नीचे आ गया। इलेक्ट्रॉन क्या था, इनिशियल स्टेट में नीचे था, और वो कहाँ चला गया, ऊपर। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स की डायरेक्शन बिल्कुल आपस में अपोजिट है। मतलब इस वाले में आप खुद समझ गए होंगे, ये नीचे की ओर गया है होल की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर की ओर है। ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। चलिए अब आगे आते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस बैंड से जब कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड में, तो अपने पीछे एक जगह छोड़ जाता है खाली, जो कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इसी स्पेस को, एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, होल। एंड इज रिगार्डेड एज एन इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन का था उसी का जस्ट अपोजिट, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसी के इक्विवेलेंट हम पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। इफ सच अ क्रिस्टल इज कनेक्टेड, अब मान लीजिए इस क्रिस्टल को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से, लेकिन किस स्टेज में, एट मतलब एबव एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो क्या होगा, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आ गए थे यहाँ कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव साइड से आ रहे होंगे, तो और इसमें भी क्या है, थोड़े बहुत हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में घूम रहे हैं, तो वो उनके साथ मिलके ये पूरा एक सर्किट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे करंट फ्लो देखने को हमें मिलेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ अभी बहुत कम मात्रा है तो कम ही करंट मिलेगा। तो एंड इज रिगार्डेड एन इक्विवेलेंट पॉजिटिव इफ सच अ क्रिस्टल इज कनेक्टेड टू द बैटरी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल कॉन्स्टिट्यूट करंट कॉल्ड, उसी करंट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन करंट। और होल्स भी एक करंट प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं होल करंट। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, मेरे ख्याल से ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमारी जो मेन पढ़ाई शुरू होगी वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से शुरू होगी। तो पहले इंट्रिंसिक समझते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर, बिल्कुल प्योर, उसमें कोई इम्प्योरिटी का ना मिलना। तो यहीं से आपको समझ आ गया होगा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होगा, कि जो उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी को ऐड कर देना, और इम्प्योरिटी क्यों ऐड करेंगे वो भी आपको बाद में समझ आएगा। तो अभी के लिए तो बस इतना ही है कि कोई भी एक प्योर सेमीकंडक्टर है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब देखते हैं, अब यहाँ जो चीज़ें हैं वो सब, जैसे कि मैंने क्लास स्टार्ट होते टाइम पे बताया था कि जो भी चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं और वो सब रिपीट होंगी, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, और उन्हीं के लिंक से नई नई डेफिनेशन बनती जाएंगी। तो चलिए देखते हैं थर्मल जनरेशन क्या है। अब देखो ये पूरा जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवाइज करते हैं। वी हैव सीन दैट कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अब प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इफ इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड, कोवलेंट बॉन्ड ब्रोक हो जाएंगे, और जब वहां से फिर हमें क्या मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होने के बाद में
जब वो इधर उधर मूवमेंट करता है तो अपनी जब जगह को खाली छोड़ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, होल्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो जनरेट हुए हुए, साथ साथ क्या भी क्रिएट हुए, होल्स भी क्रिएट हुए। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं, वो पेयर्स में जनरेट होते हैं। तो therefore concentration of electrons and holes in the intrinsic semiconductor will always be equal। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, कि हो सकता है अलग से ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये साथ साथ याद रखना इंट्रिंसिक की बात कर रहा हूँ, एक्सट्रिंसिक में ऐसा नहीं होता है। वहाँ जब हम पढ़ेंगे तब मैं वहाँ अलग से बताऊंगा कि वहाँ क्यों नहीं होता है, लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स सेम रहती है हमेशा, क्योंकि ये पेयर्स में जनरेट होते हैं। दिस टाइप ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल पेयर इज कॉल्ड थर्मल जनरेशन। थर्मल जनरेशन क्या है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एक एक लाइन बहुत अच्छे से इसमें समझा के मैंने लिखी है, तो ये आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं। हमें पता है कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए हर एटम की अलग अलग एक फॉरवर्डन गैप है। उस एनर्जी गैप को ही हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्डन गैप। तो इन केस ऑफ जर्मेनियम आपको ये चीज़ें रीडिंग थोड़ा सा अब याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है हमारे पास। तो जर्मेनियम है तो इसका 0.72 याद रखिए, सिलिकॉन का 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ड्यू टू मोर गैप, अगर ज़्यादा गैप होगा ये, तो फिर ऑब्वियसली लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल्स जो है क्रिएट हो पाएंगे। तो अगर हम देखें तो सिलिकॉन के अंदर 1.12 है और जर्मेनियम में 0.72 है, तो ऑब्वियसली 0.72 जो है वो रूम टेम्परेचर पे ये सिलिकॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करा सकता है। इन अदर वर्ड्स, एट रूम टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन विल बी लेस देन दैट ऑफ जर्मेनियम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एंड अ होल इज assumed to carry an equivalent positive charge. Both are called charge carriers which can constitute electric current and hole current. चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथ द चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन और होल्स, मूव एट रैंडम, रैंडमली मूवमेंट करते हैं विद इन द क्रिस्टल। when an electron during thermal generation leaves valence band, उसको जब छोड़ के चला जाता है तो किसकी एंट्री होती है, जब वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो एक होल क्रिएट होता है उसकी जगह, कहाँ पे, बैलेंस बैंड में। Now this free electron moves at random in the conduction band and the hole moves at the random in the band। मतलब ये क्या कह रहा है कि होल भी तो मूव कर रहा है। तो ये मैंने आपको यहाँ समझाया था कि अब जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन भी बैठे थोड़ी रहते हैं, ये अपनी ही बैलेंस बैंड में मूव करते रहते हैं। तो अब ये इसकी जगह आ जाएगा तो यहाँ होल बन गया, फिर ये इसकी जगह आ गया तो होल यहाँ बन गया। अब अगर हम होल के नज़रिए से पढ़ें तो वो पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ गया। भले ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, लेकिन इस तरह से हमें पता लग रहा है कि होल की भी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब वो मूव कर रहा है। नेक्स्ट है, तो ये चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं वही यहाँ पे हैं, दोबारा से पढ़ लेते हैं। अ फ्री इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड ड्यू टू इट्स थर्मल एनर्जी। whenever it meets a nucleus or other free electron in the way, it changes its path। वो अपना पाथ चेंज कर देता है, and its motion can be compared very well to a gas molecule in the gas container। when this electron is pulled out of the conduction band, an electron current flows through the circuit। obviously conduction band में वो जब इधर उधर मूवमेंट करेगा तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम अपने एक्सटर्नल सर्किट में यूज करके करंट फ्लो करा सकते हैं। अब है मूवमेंट ऑफ होल, इसको मैं बार बार समझा चुका हूँ ऊपर। होल मूव्स इन अ सिमिलर वे इन द बैलेंस बैंड, कि जिस तरह से ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूवमेंट करता है, कंडक्शन बैंड में, तो उसी की तरह से होल्स कहाँ मतलब मूवमेंट करते हैं, बैलेंस बैंड में। बट द कंसेप्ट ऑफ होल मूवमेंट नीड्स ग्रेटर अटेंशन टू अंडरस्टैंड। और ये चीज़ मैं ऊपर समझा चुका हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन जी से ई की ओर जा रहा है, जी से ए क्या है, अभी नेक्स्ट पेज पे फिगर है उसमें समझ आएगा। मान लीजिए राइट टू लेफ्ट, तो होल की डायरेक्शन कैसी होगी, लेफ्ट टू राइट। मैंने साइड में एक फिगर देके भी आपको समझाया था, तो देखते हैं इनका फिगर कैसा है। इफ दिस होल इज पुल्ड आउट, यानी कि यहाँ जी से ए की ओर अगर इलेक्ट्रॉन आया है तो यहाँ क्या क्रिएट हो गया, होल। तो एक तरह से होल की डायरेक्शन जो होगी वो ए से जी की ओर होगी। चलिए अब नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉम्बिनेशन। इंट्रिंसिक या फिर प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चलता रहता है। तो ड्यूरिंग रैंडम मोशन इन द क्रिस्टल, whenever the electron meets a hole और vice versa, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहाँ से, इनटू द होल, एंड अ कोवलेंट बॉन्ड इज रीइस्टेब्लिश्ड। इसका मतलब क्या है, चलो समझ लेते हैं। जैसे हमने देखा था क्लास की स्टार्टिंग में कि जर्मेनियम जो है यहाँ पे बाकी के चार जो जर्मेनियम के एलिमेंट थे उनके साथ शेयरिंग कर रहा था एक एक इलेक्ट्रॉन।
तो मान लीजिए तो कि थर्मल मतलब हमने थोड़ी सी हीट दी और ये जब कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ शेयर किया हुआ था वो यहाँ से निकला और वो कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, कोई दूसरा जर्मेनियम का एटम होगा वो इसके साथ शेयरिंग करेगा, तो यहाँ अब इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया। फिर इसके साथ में कोई अलग मतलब यहाँ पे जर्मेनियम होगा, वो इसके साथ शेयरिंग करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से होल मतलब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और वो होल यहाँ बन जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है कि यहाँ होल जो है वो भी मूवमेंट कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ लिखा हुआ है कि रीस्टेब्लिश्ड होते रहेंगे और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। अब बड़ा इंटरेस्टिंग एक डेफिनेशन है लाइफ टाइम, इसका मतलब क्या है यहाँ पे लाइफ टाइम का। देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर एक बार, वैसे तो उसी से समझ आ जाएगा। देखिए, एट एनी टेम्परेचर द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ देयर रिकॉम्बिनेशन। ये रिकॉम्बिनेशन क्या है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। द टाइम टेकन बाई एन इलेक्ट्रॉन और अ होल टू रिकम्बाइन, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने बताया था ना, यहाँ पे जर्मेनियम का एक 5 लोगों से इसने लिंक कर रखा था, तो हीट एनर्जी से ये वाला इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ चला गया, फिर अगले वाले जर्मेनियम का जो बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ आ गया, तो ये होल से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया था और यहाँ होल क्रिएट हो गया था, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, मतलब उस होल की पोजीशन को इलेक्ट्रॉन ने ले लिया तो इलेक्ट्रॉन बन गया और यहाँ होल क्रिएट हो गया, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन। और ये जो प्रोसेस लगता है वैसे देखा जाए तो ये माइक्रो सेकेंड का है। तो इसी लाइफ टाइम मतलब यही इनकी लाइफ टाइम है एक तरह से, कि जहाँ होल था और यहाँ इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन का होल की पोजीशन पे आ जाना और फिर रिकम्बाइन हो जाना, उसी को हम क्या बोलेंगे उस टाइम पीरियड को, लाइफ टाइम। तो ड्यूरिंग इट्स लाइफ इलेक्ट्रॉन या होल लीव्स फ्रीली, उससे पहले वो फ्रीली मूव करते हैं और जैसे ही वो मिलते हैं एक तरह से उसकी पोजीशन पे आ जाता है तो एक तरह से उनकी डेथ हो जाती है। रिकॉम्बिनेशन वर्ड ज़्यादा अच्छा है। तो नो नीड टू से कि ऑब्वियसली इनकी जो पार्टिकल्स की जो लाइफ है वो माइक्रो सेकेंड में है। एट एनी इंस्टेंट देयर फोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ऑब्वियसली नंबर ऑफ होल्स इन द क्रिस्टल। ये जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। at any instant therefore the number of electrons is equal to the, ठीक है, the time for which electron या holes thus remains free, यानी कि जैसे यहाँ से यहाँ तक आने में जो वो फ्रीली मूव कर रहा है वही क्या है, आपकी लाइफ टाइम है। अब देखते हैं कंडक्शन क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि व्हेन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल बैटरी, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक पॉजिटिव साइड का पॉजिटिव एंड का और होल्स की तरफ से नेगेटिव साइड से एक फोर्स फील करते हैं जिसकी वजह से करंट क्रिएट होता है। तो द इलेक्ट्रॉन्स फील अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड होल्स कहाँ से फोर्स क्रिएट मतलब फील करते हैं, फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ओवर एंड अबव देयर इज ऑल्सो अ नेट मूवमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट मूवमेंट। इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट। इफेक्ट देखते हैं टेम्परेचर का। ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ने से बॉन्ड टूटते हैं तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ज़्यादा जाते हैं। तो अ प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स मोर और लेस एज एन इंसुलेटर। रूम टेम्परेचर पे तो वो इंसुलेटर ही होते हैं। द कैरियर कंसंट्रेशन जो होती है नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे वो इतनी होती है, मतलब 1 पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब का अगर एरिया लें तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी ध्यान रखना। और ये एक क्यूब पर मीटर क्यूब का मतलब हो गया कि अगर मैं एक क्यूब बना लूँ जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट 111 है तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इफ़ वी रेज इट्स टेम्परेचर इट्स कैरियर कंसंट्रेशन ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि हम ऑब्वियसली फिर कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे जब हम, क्योंकि ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे। तो इन अदर वर्ड्स कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये तो कुछ खास बात नहीं थी। ड्रिफ्ट करंट के बारे में हम लोग ऊपर पता कर चुके हैं। तो टोटल करंट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से जो क्रिएट है। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे कि प्योर सेमीकंडक्टर जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू होल की वजह से जो करंट, मतलब इससे लगभग ये 3 गुना ज़्यादा होता है जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट हमें मिलता है। तो ये चीज़ भी देख लेते हैं। Hence, the flow of current inside the intrinsic semiconductor constituted by the drift of electron and holes is called the drift current, and it is equal to the sum of these two.
तो द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर constitute the drift of the electrons and holes is called drift current। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे अभी। और ठीक है, ये आप लोग एक बार रीडिंग लगा लेना, कुछ खास बातें नहीं है, जो हमने ऊपर पढ़ी है वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो इस वाले का एक तरह से डबल या ट्रिपल कह सकते हैं। फिर यहाँ है द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल और पेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट लीकेज। हाँ ठीक है, तो इन द सॉलिड स्टेट डिवाइसेस द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन द सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर इट इज नेग्लिजिबल। सो लीकेज करंट इन सिलिकॉन डिवाइसेस में क्या मानी जाती है, एक तरह से नेग्लिजिबल। इसी वजह से इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि एट रूम टेम्परेचर इनका लीकेज करंट क्या है, नेग्लिजिबल है। मोर एंड मोर यूज ऑफ सिलिकॉन हैज ड्रॉन अटेंशन ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, एंड टूवर्ड्स गेरियम आर्सेनिक एज अ सबस्टिट्यूट। ये मैंने आपको बता ही दिया था, क्योंकि हमारे सिलिकॉन की स्कार्सिटी ज़्यादा होने की वजह से, मतलब स्कार्सिटी का मतलब कि कम मात्रा है एक तरह से हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम गैलियम आर्सेनिक एज अ सबस्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो प्रॉपरली डिटेल में तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी छोटा सा समझ लेते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। कि इंट्रिंसिक तो था प्योर सेमीकंडक्टर, लेकिन अगर हम उसमें कुछ थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो उसी को वो फिर क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किस तरह से डोपिंग वगैरह क्या की जाती है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वी हैव मेंशन्ड एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर दैट इफ अ suitable amount of external material यानी कि इम्प्योरिटी को हम ऐड कर दें तो वी कैन इम्पार्ट सम कंडक्टिविटी टू इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे होता क्या एक्चुअली में कि हमने यहाँ पे ये देखा था कि जो करंट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एक इलेक्ट्रॉन पे और एक होल्स पे। तो आप या तो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा को बढ़ा दें किसी तरह से, तो डोपिंग करने का मतलब या इम्प्योरिटी को ऐड करने का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा हम बना दें या फिर होल्स को ज़्यादा क्रिएट कर दें, क्योंकि दोनों की वजह से ही हमें क्या है, करंट मिलता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल solid state devices are made of such artificially made semiconductor materials। तो हमें क्या चाहिए होगा, इंट्रिंसिक में उतना करंट नहीं मिल पाता है, लेकिन हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो या तो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे या फिर होल्स क्रिएट हो जाएंगे। और जब ये क्रिएट होंगे तो हमें अब ये भी फॉर्मूला पढ़ा था कि IE प्लस IH, तो दोनों में से कोई भी मात्रा बढ़ेगी प्योर सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में, तो एक्सट्रिंसिक में हमें ये करंट ज़्यादा मिलेगा। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी जो है उसी को हम बोलते हैं डोपिंग। और ये दो टाइप से की जाती है, तो तकरीबन देख रहे हैं आप 10⁸ एटम्स तक मिलाए जाते हैं इम्प्योरिटी के मामले में। एटम्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो दो टाइप के क्रिएट होते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। ये कैसे इनका नाम वगैरह कैसे रखा जाता है, मतलब कैसे समझते हैं एन टाइप क्या पी टाइप, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है कि उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देना, और इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। और ये दो तरह के क्रिएट होते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। और जो कल की क्लास से होगा वो सारा आपका इग्नू में क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे जाते हैं। ये जो क्लासेस थी, दो क्लासेस, एक आज की और इससे पहले की, वो एक तरह से बेसिक था सब समझने के लिए कि सेमीकंडक्टर क्या है, ड्रिफ्ट करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, होल्स क्या है, फिर जैसे इनका इंटरएटॉमिक बॉन्डिंग क्या है, वो सब हमने देखा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे ये एन टाइप और पी टाइप से।